अब देखो वेक्टर में इसके पहले हमने वहां तक कर लिया था ना, ये रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर, ये सब कुछ पता था। अब देखो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लिखिए, देखिए अभी सिर्फ समझिएगा, बाद में नोट करिएगा। अब देखिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या है, मतलब किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे लिखेंगे, उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं ना। तो देखना समझना भाई, लाइक एक्स एक्सिस एंड दिस द वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जो तुम यूनिट वेक्टर लिखते हो वो कैसा होता था, आई कैप से लिखते थे, और इधर को क्या लिखते थे आप, जे कैप। यहां तक पता है। अब सपोज एक वेक्टर यहां दे दिया हमने, दिस इज द वेक्टर ए, ठीक है। एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड एक्स एक्सिस इज थीटा, एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड गिवन वेक्टर इज थीटा। यहां तक समझ आ रहा है। तो अगर कोई फोर्स हमने इधर लगाया होता, अगर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो फोर्स के हिसाब से ही सोचते हैं। तो अगर कोई फोर्स इधर है तो उसके दो कंपोनेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, एक एक्स पे आएगा, दूसरा क्या होगा, वाई पे आएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट भी हो तो भी हम लिख सकते हैं कि एक्स पे आएगा, दूसरा क्या आएगा, वाई पे, ठीक है। तो बेस्ट तरीका इसको डिस्प्लेसमेंट से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि यार मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट होता है यार, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जो रूल्स वो फॉलो कर रहा होगा वो मेरे ख्याल से अलग भी बाकी जगहों पे भी यूज करना चाहिए तुम्हें, है ना। तो सपोज ये आर गिवन है और ये थीटा गिवन है, तो इस लेंथ को क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा लिख सकते हैं, ट्रिगो से सीधे सीधे लिख सकते हैं ना। और इसको क्या लिख सकते हैं तुम, आर कॉस थीटा। यहां तक समझ आ रहा है। अब यहां से देखिएगा यार कि भाई हमने क्या किया, ये एक्चुअल मोशन का लाइन था, जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो ये है, क्योंकि बॉडी यहां से डिस्प्लेस होकर यहां तक पहुंच रहा है। फिर हमने निकाला कि यार एक ट्रिगो यूज करके ये वाला लेंथ आर कॉस थीटा लिख दिया और ये वाला लेंथ आर साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा को अगर आप अपने तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, तो आप क्या कहोगे कि भाई दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसा लिख सकते हैं ना। एक्चुअल मोशन ये है, जो एक्चुअल लाइन ऑफ मोशन था वो ये था, एंड द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट वाज आर, जो इस लाइन पे मिला था, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर बॉडी इस लाइन पे मूव कर रहा है तो एक्स एज वेल एज वाई दोनों ही चेंज हो रहा है, तो आप एक टाइम के बाद क्या कहोगे, मतलब इस डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्स और वाई का जो डिस्प्लेसमेंट एसोसिएटेड है, इट इज आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। तो इट इज नोन एज एक्स कॉम्पोनेंट। इसको क्या लिख सकते, वाई कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसको क्या लिख सकते, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां तक समझ आ रहा है। तो बिल्कुल सेम रूल अगर मैं किसी भी वेक्टर के लिए लिखूं तो लिख सकता है ना। तो देखो यहां पे क्या होगा, जो y हो जाएगा, ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, y कॉम्पोनेंट, इसको क्या लिख सकते हैं, y कॉम्पोनेंट ऑफ a को क्या लिख दोगे, a साइन थीटा लिख सकते हैं। y कॉम्पोनेंट ऑफ a को क्या लिख देंगे, a साइन थीटा। एट द सेम टाइम x कॉम्पोनेंट जो होगा उसको क्या लिख देंगे आप, a cos थीटा लिख सकते हैं। तो दीज आर द टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर, लिख सकते हैं ना। यहां तक समझ आ रहा है, कोई डाउट है किसी को। तो द वेक्टर a कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं बताइए, a साइन थीटा आई कैप प्लस a कॉस थीटा जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं आप। यहां तक समझ आ रहा है। अब यहां से आप मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालोगे तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर फाइनली a आ ही जाएगा। यहां तक समझ आ रहा है। तो ये कैसे लिखा पता लग गया, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है किसी को। अब ये कहीं पे भी रिजॉल्व करना हो तो यही चीज यूज करेंगे हम लोग, बात समझ आ रही। अभी लाइक लॉज ऑफ मोशन में जैसे हम लोग फोर्स को हम लोग लिखते थे, क्या मान लो कि ऐसा है, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हैं वो किधर आता है, डाउनवर्ड्स दिखाते हैं आप, mg लिख सकते हैं ना। अब सपोज करो कि भाई ये एंगल थीटा गिवन है, इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज थीटा। यहां तक समझ आ रहा है। तो अब अगर आप देखोगे तो मैं ऐसा दिखा रहा हूं, सपोज लिख सकता, इसको मैंने लिख दिया कि भाई
ये y है और ये क्या है, x एक्सिस है, लिख सकते। अब देखो मेन वेक्टर जो ओरिजिनल वेक्टर वो क्या है, mg, यहां तक समझ आ रहा है। ये थीटा है तो ये भी क्या होना चाहिए, 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाना चाहिए, थीटा होना चाहिए, लिख सकते हैं ना। अब देखिएगा इन दो जगहों पे अगर इसको रिजॉल्व करना हो भाई, अब यहां से देखो कि उसी पैटर्न पे आते हैं, तो एक यहां पे रिजॉल्व होके आ सकता है और एक ये यहां पे रिजॉल्व होके आ सकता है, लिख सकते हैं ना, कोई डाउट है किसी को इसमें, नहीं। तो देखो ये mg है तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। देखो जिस तरफ थीटा बन रहा है उधर क्या लिखते हैं, mg cos थीटा, लिख सकते, यहां तक समझ आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा, mg, इसको क्या लिख सकते हैं आप, mg sin थीटा, यहां तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है किसी को, बन जाएगा। तो क्या करना है ये पता लग गया, क्या यहां पे नहीं करना है इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें, यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब मान लो एक और लाइन यहां पे होता, एक ऐसा लाइन होता, देखना समझना, ये बिल्कुल ठीक है, ये कैसे लिख दिया पता लग रहा है, वहां से आपने सोचा ऐसा लिख सकते हैं, यहां पे भी हमने लिख दिया, कोई डाउट नहीं है। अब मान लो एक और लाइन है और ये एंगल लिख दिया कि भाई कुछ है, फाई है, ठीक है, तो ये क्या हो जाना चाहिए, mg, या ये लिख दिया, यहां तक समझ आ रहा है। तो इसको अगर हम लिख देंगे mg sin थीटा cos फाई, तो ये बिल्कुल गलत होगा, ऐसा नहीं कर सकते आप, मतलब कंपोनेंट का कंपोनेंट नहीं लिखना है तुम्हें, बात समझ आ रहा है। ये क्या हुआ, एक ऑलरेडी ये कंपोनेंट लिखा हुआ है, अब इसका कंपोनेंट नहीं लिख सकते, बात समझ आ रहा है। इनफैक्ट अब अगर मैं इसी को वापस यहां लेके आना चाहूं तो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा इंटू cos थीटा, mg cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो ये काम नहीं करना है, पता लगा, मतलब कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, यहां तक समझ आ रहा है, कोई डाउट है किसी को। तो रिजॉल्व कैसे करते हैं ये समझ आ गया, रिजॉल्व कैसे करते हैं यहां तक समझ आ रहा है। जिस तरफ थीटा बन रहा है उधर क्या लिखते हैं आप, cos थीटा लिख देते हैं, जो दूसरा साइड बन रहा है उधर क्या लिखते हैं, sin थीटा। अगर कहीं पे मान लो ऐसा बन रहा है यार, ठीक है, ये बीटा गिवन है, ये वेक्टर ए, अब क्या लिखोगे, a sin बीटा लिख दोगे, और ये क्या होगा, a cos बीटा। कैसे लिख रहे हैं समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना, कोई डाउट है किसी को इसमें। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या था, यहां तक सबके समझ आ गया है, बन जाएगा सबसे, गुड। अब देखिए यहां तक हो जाएगा ना, अब यहां से हम लोग डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब सपोज दो वेक्टर हमने दे दिया आपको, वेक्टर ए, ठीक है, and there is another vector b, an angle between them is theta. These are the two vectors, vector a and vector b, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ से देखूं तो there will be two different component of b, दो different component लिखे जा सकते हैं ना, one along a and another along perpendicular to a, first one along the a लिख सकते हैं, second one perpendicular to a लिख सकते। तो अगर मैं ऐसा लिखने की कोशिश करूं, देखना समझना, तो एक वेक्टर यहां पे मैं लिख सकता, कौन सा, b cos थीटा लिख सकते, और b का एक कंपोनेंट यहां के लिए क्या लिख सकते, b sin थीटा लिख सकते ना। कोई डाउट है किसी को इसमें, समझ आ रहा है। तो ये देखो ये क्या आ गया, कंपोनेंट ऑफ b, ये क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ b पैरेलल टू a लिख सकते, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू a लिख सकते ना, बात समझ आ रहा है, कोई डाउट है किसी को। तो अब अगर मैं सिर्फ इन दोनों को सोचूंगा, ठीक है ना, इन दोनों को सोचने का मतलब क्या हो गया, एक a वेक्टर ले लिया और दूसरा कौन सा वेक्टर लिया, कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a, कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a, बात समझ आ रहा है, कोई डाउट है किसी को। तो देखिए a और यहीं पे क्या आ गया, b cos थीटा लिख सकते। तो देखो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, मतलब a के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए b cos थीटा भी है और b sin थीटा भी है, तो जब उसको पैरेलल कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट द डॉट प्रोडक्ट,
और जब परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल गेट द क्रॉस प्रोडक्ट। यहां तक समझ आ रहा है? तो देखो जब इन पैरेलल कंपोनेंट्स जब मल्टीप्लाई करते हो देन हमें डॉट प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तब हमें क्या मिल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कह सकते हैं हम लोग। बात समझ आ रहा है? तो उसमें क्या होता है, पैरेलल कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होने चाहिए। यहां तक समझ आ रहा है? तो अब अगर मैं लिख दूं कि भी a डॉट b, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट नाम इसलिए लिखा हुआ है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। मतलब यहां पे जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका कोई डायरेक्शन आप नहीं लिखोगे। यहां तक समझ आ रहा है? कोई डाउट है किसी को इसमें, लिख सकते हैं ना? अब देखिए ये क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला, व्हाट इज ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, लिख सकते। व्हाट इज बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, लिख सकते। एंड व्हाट इज थीटा हियर, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर मैं यहां पे थीटा की बात करता हूं, ये क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहां तक समझ आ गया? तो देखो जब पैरेलल कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हुए थे तो हमें क्या मिल गया, डॉट प्रोडक्ट। फिर हम लोग सीखेंगे इसके एग्जांपल पे, जैसे आएंगे तो वर्क डन आएगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, तो हमें समझ आएगा कि यार हाँ क्यों यूज कर रहे हैं वहां पे। यहां तक सबके समझ आ रहा है? यही जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहां तक सबके समझ आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब देखिए देखिएगा, अब अगर मैं लिखता हूं कि भाई आई डॉट आई लिखना है, तो अगर आई डॉट आई लिखना है तो क्या लिखना है, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर क्या है, बी। एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर क्या हो गया, बी। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 1 हो जाएगा, ये हमने पढ़ा है। आई जे एंड के ऑल आर द यूनिट वेक्टर्स, तो तीनों का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहां तक समझ आ रहा है? तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1, तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री क्यों लिखा, समझ आ रहा है? बिकॉज एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ ए और बी दोनों एक ही चीज, दैट इज आई। तो आई और आई के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो कॉस 0 कितना होता है, 1। तो ये फाइनली क्या रिजल्ट आया, 1 आया, लिख सकते हैं ना? तो ये 1 जो लिख दिया तुमने, तो यहां से क्या और मिलेगा, अगर कहीं पे जे डॉट जे एंड के डॉट के मिलता है तो ये सभी क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। यहां तक समझ आ रहा है? लेकिन जैसे मैं अलग वाला लिखूंगा, मतलब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स लूंगा आई जे और के पे जो भी आ रहा है, तो थीटा 90 डिग्री बनेगा। एंगल बिटवीन देखो आई जे के, तो एंगल बिटवीन दीज टू, एंगल बिटवीन दीज टू और एंगल बिटवीन दीज टू सभी क्या होगा, 90 आएगा। लिख सकते हैं ना? तो देखो आई क्रॉस सॉरी आई डॉट जे, जे डॉट के, ठीक है, आई डॉट के, ये सभी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वही बिकॉज थीटा क्या है, 90 डिग्री एंड कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। लिख सकते हैं ना? याद तक समझ आ रहा है? तो एक तो याद ही रखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑलवेज 0 मिलेगा, कि भाई ए डॉट बी, ये 0 लिख सकते हैं आप इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। लिख सकते हैं ना? इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए डॉट बी क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहां तक सबके समझ आ रहा है? ये कैसे लिखा हमने, सबके समझ आ गया? कोई डाउट है किसी को? लिख सकते हैं ना? तो देखो डॉट प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इफ वेक्टर ए इज x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है, एंड वेक्टर बी इज x2i प्लस y2j प्लस z2k। लिख सकते? अगर ऐसा लिखा हुआ है तो a डॉट बी जब आप लिखेंगे, ठीक है,
तो सिंपल जैसे एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन जो आप लिखते थे, क्या आएगा, x1 x2 i डॉट आई, लिख सकते हैं ना, x1 x2 i डॉट आई, फिर क्या होगा x1 y2 i डॉट j, a डॉट b लिख रहे, a इज दिस वन एंड b इज दिस वन, लिख सकते हैं ना। फिर क्या आएगा x1 z2 i डॉट k, लिख सकते, यहां तक समझ आ रहा है। तो ये इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। फाइनली क्या आएगा, जब z वाला मल्टीप्लाई कर रहेंगे आप, तो z1 z2 k डॉट k, लिख सकते, यहां तक समझ आ रहा है। इस बीच में कहीं पे ये भी आया होगा y1 y2 j डॉट j, लिख सकते हैं ना। बाकी सभी किस तरह से आए होंगे आपको पता लग रहा है, लिख सकते हैं ना। अब इसमें देखिए ये तीन, इन तीन के अलावा जितने भी हैं सब में डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि कहीं पर आई डॉट के होगा या आई डॉट जे होगा या के डॉट जे होगा या आई डॉट के होगा, यहां तक समझ आ रहा है। तो बाकी सभी जीरो हो गए, और ये आई डॉट आई, जे के डॉट के एंड जे डॉट जे तुम्हें पता है कितना होता है, 1, ये सभी क्या होते हैं, 1 होते हैं, यहां तक समझ आ रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यार, फाइनली क्या मिलेगा हमें, a डॉट बी इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, लिख सकते, यहां तक समझ आ रहा है। तो देखो ये फॉर्मूला निकल के आया, अगर ए बी इस फॉर्म में लिखा हो तो कैसे लिख सकते हैं, यहां तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना। कोई दिक्कत है किसी को, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा हो तो लिख सकते हैं ना। और सीधा सीधा अगर मैग्नीट्यूड पता हो तो हमें पता है ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, यहां तक समझ आ रहा है। तो क्यों हमने ये लिखा, ये समझ आ गया, डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं ये पता लग रहा है, बन जाएगा ना। तो डॉट प्रोडक्ट का अगर बेस्ट एग्जांपल देखें फिजिक्स के अंदर तो वर्क डन है ना। ये 9th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वर्क डन का, उसको रिलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहां तक समझ आ रहा है। जो आप वर्क डन लिखते हो, एफ डॉट एस लिखते हैं, एफ इज फोर्स वेक्टर एंड एस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बात समझ आ रहा है। एफ इज फोर्स वेक्टर एंड एस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, देखिएगा। लाइक ये एफ वेक्टर है और इधर ये एस वेक्टर हुआ, सपोज करो ये थीटा गिवन है, ठीक है। तो जो हमने 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। तो यहां पे दो कंपोनेंट फोर्स के हैं, एक एफ कॉस थीटा है और दूसरा क्या है, एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट है, एस, एफ कॉस थीटा के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस, और साइन थीटा के अलोंग 0। तो जो वर्क डन आएगा वो क्या होगा, दिस फोर्स इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट, तो एफ कॉस थीटा इनटू एस होना चाहिए। ये डेफिनेशन से आता था। अब इसको इस फॉर्मूले से हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस लिख सकते हैं, यहां तक समझ आ रहा है। तो अगर वर्क डन लिखना हो, फोर्स दिया हो, डिस्प्लेसमेंट दिया हो, तो हमें एफ डॉट एस लिखना होता है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, लिख सकते। ये फॉर्मूला कैसे लिख दिया हमने, सबके समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है किसी को। तो देखो एक ये फॉर्मूला आ गया, जब ए का मैग्नीट्यूड हो, बी का मैग्नीट्यूड थीटा के बना, तो हम सीधे सीधे वो यूज कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू Z1 Z2, यहां तक समझ आ रहा है, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत है किसी को। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस लाइन, है ना, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ अलोंग ए प्लस बी, उसको कैसे हम लोग प्रोजेक्ट करके अलग तरीके से लिख सकते हैं ना। तो यहां तक सबके समझ आ गया। अब देखिए, अब अगर लिख दे, सीधा सवाल अगर पूछ ले आपसे, बहुत आसान अगर देखेंगे, इफ a is 2i plus 3j plus 2k and b is 2i plus j plus 3k, यही सपोज क्वेश्चन दिया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है, लिख लिया हमने क्वेश्चन नंबर 1, है ना। अब कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन
ए एंड बी, अगर ये क्वेश्चन है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछ रहा है आपसे, तो यार हमें क्या करना चाहिए कि यार ए डॉट बी इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 तो लिख ही सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना। एट द सेम टाइम इसको हम लोग ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं ना, ये दोनों ही फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर हम लोग यहां से देखेंगे, ठीक है, अगर इन दोनों को एक साथ हम लोग लिख ले तो क्या आएगा, x1 x2 मतलब 2 इंटू 2 प्लस y1 y2 मतलब यहां कुछ नहीं 1 लिखेंगे आप, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 लिख सकते, इज इक्वल टू व्हाट इज ए, फॉर्मूले में लिखा था ए क्या था, इट वॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिख सकते, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिख सकते, इनटू क्या कॉस थीटा। थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो थीटा ही तो चाहिए यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7 प्लस 6 क्या हो जाएगा 13 लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 4 प्लस 9 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा, हाँ लिख सकते हैं ना, हाँ कुछ डाउट है, लिख सकते, इनटू ये कितना होगा 4 प्लस 1 5 5 प्लस 9 कितना होगा, लिख सकते 4 प्लस 1 प्लस 9, तो 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा 14 लिख सकते ना। तो देखो थीटा कितना लिखोगे आप, कॉस इनवर्स दिस कर सकते हैं ना, तो 13 अपॉन रूट 17 इंटू 14 लिख सकते हैं। यहां तक समझ आ रहा है, कोई डाउट है किसी को इसमें, बन जाएगा ना। अब अगर हम लोग लिखें, यहां तक बन गया, इसमें चेंज करें इसी क्वेश्चन को कि यार मान लो कि यहां पे लिख दे माइनस, ठीक है, और यहां पे लिख दे z, ठीक है, वहां माइनस लिख दिया और उधर क्या लिख दिया z। यहां तक समझ आ रहा है। अब क्वेश्चन चेंज कर दिया, अब आपसे कह रहा है कि इफ a इज परपेंडिकुलर टू b, if a is perpendicular to b then find z, then find z। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, if a is perpendicular to b मतलब क्या हो जाएगा, यहां तक हो गया, if a is perpendicular to b मतलब a डॉट b क्या होना चाहिए 0, a डॉट b क्या होना चाहिए, क्यों 0 होना चाहिए, हमने उधर लिखा था थीटा क्या हो जाएगा 90 एंड cos 90 क्या होता है 0, क्या लिखेंगे आप, ए डॉट बी मतलब 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस जेड इज इक्वल टू 0 लिख सकते ना। देयरफॉर z कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 7 अपॉन 2 लिख सकते ना, ये इधर जाके नेगेटिव में ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, z इज इक्वल टू दिस अपॉन 2 लिख सकते। यहां तक समझ आए, कर सकते हैं ना, कोई डाउट है किसी को इसमें। अब इसमें फिर नया क्वेश्चन क्या दे सकता है आपको कि भाई अगर ऐसा कर ले, यहां तक समझ आ रहा है ये क्यों लिखा है कैसे लिखा है, अगर यहां पे ये लिख दे देखिए +4k लिख दिया और आपसे कह रहा है find the component of A along B, find the component of A along B मतलब A का component B पे लिखना है। अब इसको वहां resolution of vector से सोचेंगे कि find the component of A along x axis, if angle between x axis and the given vector is theta, तो आंसर क्या लिखोगे आप, A cos theta लिख सकते। तो यहां पे x और y की बात ही नहीं कर रहा है ये, यहां पे ये कह रहा है कि भाई फाइंड द कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b,
बात समझ आ रहा है? तो बेस्ट तरीका समझने के ख्याल से क्या करना चाहिए तुम्हें कि यार लिख लो कि भाई ये बी का लाइन है, ठीक है, और ये क्या हो गया, हमें नहीं पता कि ए कहां पे होना चाहिए, बस हमने अज्यूम किया कि चलो ठीक है इधर है, लिख सकते हैं ना, ऐसा हमने लिख दिया सपोज। यहां तक समझ आ रहा है? अब ये बी वेक्टर हो गया तुम्हारा, और ये क्या है, ए वेक्टर इस लाइन पे आ गया, लिख सकते। हमने सपोज किया कि सपोज एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, सपोज द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, लिख सकते। यहां तक समझ आ रहा है? तो अब अगर ये देखो और मैं यहां से एक एक्सिस यहां से खींच दूं ऐसा, तो बिल्कुल वैसा ही डायग्राम बन रहा है जहां पे तुमने ए के दो कंपोनेंट्स लिखे थे। अब मैं आपसे कहूंगा कि फाइंड द, ये एक्स एक्सिस होता था, अब ये क्या है, बी का लाइन है। अब मैं आपसे कहूंगा फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, आप तुरंत ए cos थीटा लिख दोगे? अगर मैं आपसे कहूंगा फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, आप क्या लिखोगे, ए cos थीटा, लिख सकते हैं। अगर मैं कहता फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो क्या लिखते आप, बी cos थीटा। समझ आ रहा है ना? अभी दोनों जगह पहुंचेंगे। तो सबसे पहले मैं ये लिख रहा हूं कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो क्या हो जाएगा, ए cos थीटा निकालने को कह रहा है ये इनडायरेक्टली, ये क्या कह रहा है आपको, ए cos थीटा निकालने को कह रहा है। बात समझ आ रहा है ना? अब देखो ए डॉट बी के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले थे, क्या थे, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, एक ये था, ठीक है ना, ये आया कहां से था, ए बी cos थीटा से, लिख सकते हैं ना, ये दोनों एक साथ लिखा जा सकता है। तो अगर मैं ए cos थीटा लिखने की कोशिश करूं, ए cos थीटा ही तो चाहिए ना, तो ए cos थीटा कितना हो जाएगा, ए cos थीटा इज इक्वल टू क्या, दिस अपॉन बी, लिख सकते। तो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 अपॉन बी, लिख सकते। व्हाट इज बी हियर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यहां तक समझ आ रहा है? तो ये जो तुमने निकाला यही क्या हो गया, ए cos थीटा हो गया, और ये ए cos थीटा क्या है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, लिख सकते हो ना। तो अब जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, x1 x2, तो 2 इंटू 2 4 प्लस y1 y2 मतलब 3 इंटू 1 3 प्लस z1 z2 4 इंटू 2 8 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना होगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 4 इंटू 4 16, लिख सकते क्या, लिख सकते। तो देखो जो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी का आंसर मिला तुम्हें वो कितना मिला, 12 प्लस 3 15 अपॉन रूट 17 प्लस 4 17 प्लस 4 क्या हो जाएगा 21। तो ये एक आंसर मिला जो पूछा जा रहा था आपको, जो पूछा गया उसका आंसर तो मिल गया, लेकिन अब मे भी ये आंसर वेक्टर फॉर्म में हो। दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी ना, बट कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो मे बी कि उसका डायरेक्शन भी पूछ ले या उसको वेक्टर फॉर्म में पूछ ले, है ना। तो सेम क्वेश्चन को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में आंसर करना चाहता हूं, है ना, कि भाई सेम आंसर क्या होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। तो वेक्टर के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि भाई उसमें एक मैग्नीट्यूड होता है और एक क्या होता है, उसका डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता है 15 अपॉन रूट 21। यहां तक समझ आना है? भाई हमने बताया था ना कि a इज इक्वल टू ऐसा लिखते थे, तो मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया। अब डायरेक्शन लिखना है। डायरेक्शन क्या होगा यहां पे, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, मतलब जो रिजल्ट आए वो डेफिनेटली बी के अलोंग है, मतलब बी का यूनिट वेक्टर उसके लिए यूज कर सकते हो ना तुम, तो इसको सीधा बी कैप लिख देंगे, लिख सकते। कितना आ जाएगा 15 अपॉन रूट 21। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते पता है, कंप्लीट वेक्टर 2i प्लस जे प्लस 4k डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम वेक्टर, तो कितना होगा 4 प्लस 1 प्लस, लिख सकते। यहां तक समझ आ रहा है? तो देखो फिर से समझना, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो हमने ए बी ऐसा लिख दिया, सपोज थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, लिख सकते हैं ना। तो देखो ए cos थीटा चाहिए हमारे को,
ठीक है, तो भाई डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कि ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, ये हमें पता होता है। तो मैं यहाँ से सीधे ए कॉस थीटा को क्या लिख सकता, दिस होल डिवाइडेड बाई बी। व्हाट इज बी? बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, है ना। तो x1 x2 y1 y2 z1 z2, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, लिख सकते। समझ आया? तो ये इतना बन गया। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना था तो हमने b के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन b की तरफ है, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या हो गया, b की तरफ है। यहां तक समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब देखिए, अगर यही क्वेश्चन दूसरा होता है यार, कहता है कि नो कॉम्पोनेंट ऑफ b अलोंग a पूछा जाता, कॉम्पोनेंट ऑफ b अलोंग a पूछा जाता, तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसा देखते हैं यार, इसको भूल जाते। अब यहां से देखते b का ये कॉम्पोनेंट इधर, एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा, तो कॉम्पोनेंट ऑफ b अलोंग ए क्या होता, b cos थीटा लिख देते। तो ये आंसर क्या होता, b cos थीटा निकालना होता। बात समझ आ रहा है? और जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते तो इसको क्या करते, ए कैप लिखते। समझ आ रहा है? तो ये प्रोजेक्शन कैसे लिखा जाता है, कंपोनेंट कैसे लिखा जा सकता है, यहां तक समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? ऐसे ही प्रोजेक्शन का एक आएगा केस कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो प्रोजेक्शन और कंपोनेंट एक जैसी चीज है, कैसे है मैं बता रहा हूं। यहां तक सबके समझ आ गया कि भाई कंपोनेंट लिखने में कोई परेशानी नहीं है, वो तो लिख सकते हैं ना। गुड। देखिए यहां तक हो गया सबका। अब जैसे प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर है ना, तो प्रोजेक्शन लिखने का मतलब हो गया, अब हमें एक्सिस लिखा होगा कहां, है ना। तो देखो ठीक है, यहां तक समझ आया। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, जो एंड पॉइंट है वेक्टर का, वहां से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए आप। कहां डालेंगे, जहां पे प्रोजेक्शन लिखा है। ये देखो, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए कहां, तो फर्स्ट मैं लिख रहा हूं ऑन एक्स एक्सिस, है ना, या फिर ऑन वाई एक्सिस। अगर ऑन वाई एक्सिस लिखूंगा तो मैं प्रोजेक्शन ऐसा खींचूंगा, लिख सकते ना। तो मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस, मतलब वहां से एक प्रोजेक्शन डाल दिया, तो ये प्रोजेक्शन हो गया। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस एंड इट वुड बी द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस। यहां तक समझ आ रहा है? तो यार प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस को, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो आप क्या लिख सकते, ए कॉस थीटा लिख सकते, लिख सकते ना, क्योंकि भाई ये वाला लेंथ चाहिए और ये कितना होगा, ए कॉस थीटा ही होगा। अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस पूछते तो क्या होता, अगर आप से y ऑन वाई एक्सिस पूछा जाता तो क्या लिखते, ए साइन थीटा। यहां तक समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? बन जाएगा ना। तो देखो क्या होता, ए साइन थीटा हो जाता, लिख सकते, बन जाएगा। अब देखो यहां से जैसे क्वेश्चन दे देगा कि सपोज वेक्टर ए इज i प्लस 4j प्लस 3k, i प्लस 4j प्लस 3k, लिख सकते। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, फाइंड द projection of A on x axis, find the projection of A on x axis। बात समझ आ रहा है? तो भाई हमारे को x axis मतलब यही ऐसा देखना पड़ेगा, मतलब हमें A cos थीटा निकालना है। हमें क्या लिखना है, A cos थीटा लिखना है। यहां तक समझ आ रहा है? तो इसका सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है कि भाई एक x वाले वेक्टर को एज्यूम कर लो, कुछ i कैप लिख सकते। सपोज x इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, तो x i कैप लिख सकते हैं ना। कोई दिक्कत है किसी को? तो यहां से क्या हो जाएगा, a डॉट x, a डॉट x लिख सकते। a डॉट x को a x cos थीटा लिखा जा सकता, a डॉट x को a x cos थीटा लिख सकते ना। यहां तक समझ आ रहा है? x क्या हो गया,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स हो जाएगा। अब वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, बिकॉज वेक्टर एक्स इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस ना। यहां तक समझ आ रहा है? तो देखो ये 1 हो गया, तो सीधा सीधा a cos थीटा लिखना था हमें। हमें क्या चाहिए था, a cos थीटा। a cos थीटा कितना आ जाएगा, अब देखो a cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहां से सीधा आएगा तो a डॉट एक्स ना, तो a डॉट एक्स कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 रहेगा। नहीं समझ आया, a डॉट एक्स को 1 इंटू 1 रख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत है किसी को इसमें? तो देखो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन x एक्सिस क्या निकला, समझ आया? लिख सकते हैं, कैसे लिखा पता लग गया कि भाई हमें a cos थीटा निकालना था, थीटा इज द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड वेक्टर a। ठीक है, तो हमने x एक्सिस पे एक वेक्टर x एज्यूम कर लिया, तो x वेक्टर कितना हो गया, x को i कैप लिख सकते, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा, i हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। तो अब हमने क्या किया, a डॉट एक्स, क्योंकि हमें a cos थीटा चाहिए था तो हमने a डॉट एक्स कर दिया। a डॉट एक्स को a x cos थीटा लिखा जा सकता। व्हाट इज x हियर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x, तो 1 हो जाएगा। तो a डॉट, तो a cos थीटा a डॉट x करोगे तो इसके साथ तो बाकी 0 0 वाली चीजें है ना, तो दिस इंटू 0 0, दिस इंटू 0 0, तो 1 इंटू 1 क्या बचेगा, ये आंसर हो जाएगा। लिख सकते, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने को कहे तो क्या कहोगे आप, 1, मतलब सीधा i कैप लिख सकते, क्योंकि हमें पता है कि जो डायरेक्शन है वो किधर है, जो डायरेक्शन है वो किधर है, एक्स एक्सिस पे। बात समझ आ रहा है? अब अगर यहीं पे पूछता कि नहीं फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस, तो अब ए वाई एक्सिस पे जाओगे तब तुम्हें साइन थीटा लिखना पड़ेगा, तो मैं वैसा करूंगा क्यों, मैं एंगल ही दूसरा एज्यूम कर लूंगा। सपोज द एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर एंड वाई इज 5, कर सकते हैं ना, तो फिर वो ऐसे ही बन जाएगा। अगर मैं इसका सेकंड पार्ट देखूं कि अगर मान लो पूछ रहा है, नो ये प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस पूछ रहा है, ठीक है, अब आप क्या करोगे, समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब एक नया वेक्टर वाई एज्यूम कर लेंगे जो जे कैप जैसा दिखना चाहिए, लिख सकते हैं ना। तो वाई का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो जाएगा, लिख सकते। तो देखो ए डॉट वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए वाई कॉस फाई, लिख सकते। हमने यहां पे एज्यूम कर लिया कि भाई सपोज द एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड ए इज फाई, हो ही सकता, कर सकते हैं ना। तो हमें क्या निकालना है, ए कॉस फाई ही निकालना है। ए कॉस फाई इज इक्वल टू ए डॉट वाई, ए डॉट वाई कितना हो जाएगा, अब देखो ये 0 ये 0, तो 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, लिख सकते। तो ए कॉस फाई इज इक्वल टू 4, यही आंसर हो गया, कर सकते। यहां तक समझ आ रहा है? अब देखना ये सब इतना मैंने निकाल के बताया प्रोजेक्शन ऑफ ए फलाना। अब ये सीधा सीधा सवाल है कि ये अगर पोजीशन वेक्टर जब आपने सीखा होगा तो हम लोग कहते थे दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग जेड एक्सिस। तो वो जो आंसर मिल रहा है वो सीधे सीधे यहां से मिलेगा। तो मैं ये प्रोजेक्शन समझाने की कोशिश कर रहा था तो ये चीजें लिखी हमने, नहीं पता लगा। अगर मैं सीधा लिख दूं कि सपोज पोजीशन वेक्टर जो है वो आई क्या प्लस 4j प्लस 3k जैसा है, ठीक है, लिख सकते ना। तो भाई इसमें क्या हो गया, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कितना है 1, वाई का कितना है 4, जेड का कितना है 3। बात समझ आ रहा है? मतलब अगर देखोगे तो एक्स पे 1 होना चाहिए, वाई पे 4 होना चाहिए और जेड पे क्या होना चाहिए 3। तो यही तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स, प्रोजेक्शन ऑफ वाई ए ऑन वाई एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन जेड है। तो इसको सीधे सीधे हम लोग बता सकते हैं, लेकिन मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज करके जो हमने इधर पढ़ा हुआ ये बताया, तो अब थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हैं, समझ आ गया ना। तो ये कैसे लिखा, क्यों लिखा, पता लग गया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। देखिए तो देखो प्रोजेक्शन कैसे लिखा जाता है ये पता लग गया। अब यहीं पे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई लिखना है तो भी समझ आ रहा है, बन जाएगा। तो देखो इसमें एक तो ये चीज लिख लिया तुमने, दूसरा जो एग्जांपल में एक वर्क डन लिखा है, पावर लिख सकते, पावर एफ डॉट वी होता है। पावर क्या हो जाएगा, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, इंस्टैंटेनियस पावर।
किसी एक मोमेंट पे जो पावर होता है। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो देखो कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड स्कूल एग्जाम में सीधे सीधे मिल सकते हैं आपको, देखिएगा कि भाई आपको कह देगा इनिशियल पोजीशन इज 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड द फाइनल पोजीशन इज 4i प्लस 6j प्लस 10k। ठीक है, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, if the force acting on the body is 2i plus j plus 3k, then find the work done for given displacement। लिख सकते? तो हम लोग सीधा कर देंगे वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो दिस द इनिशियल पोजीशन एंड दिस वन इज द फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे होगा? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। लिख सकते? लिख सकते ना इसको? अब अगर वेक्टर तरीके से भी देखो तो ये याद है, सपोज ये आर इनिशियल हो गया, लिख सकते? और ये क्या है? आर फाइनल। लिख सकते ना? मान लो आर इनिशियल ऐसा लिख सकते, आर फाइनल। यहां तक समझ आ रहा है ना? तो देखो ये पोजीशन वेक्टर होगा आर इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है? फाइनल पोजीशन है। यहां तक लिख सकते हैं ना? ये कैसे लिखा हुआ है समझ आ रहा है? अब यहीं से देखेंगे जो दोनों का दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। यहां तक समझ आ रहा है? तो कैसे लिखा हुआ है पता लग जाएगा, बन जाएगा ना? तो ये देखो वर्क डन इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। क्यों लिख लिया, कैसे लिखा है पता लग जाएगा, बन जाएगा ना? एफ का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो कितना आएगा? 2i प्लस जे प्लस 3k। लिख सकते? यहां तक समझ आ रहा है? 2i प्लस जे प्लस 3k लिख सकते हैं ना? आर फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2, 2i, 6 माइनस 3, 3j, 10 माइनस 4, 6k। डॉट प्रोडक्ट है, बन जाएगा। क्या करोगे? 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6। लिख सकते ना? यहां तक समझ आना है? ये पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये दोनों पोजीशन थे और यहां से हमने क्या किया, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। देखो इसको अगर ठीक से समझना है आप यहां से देखिए, यहां से समझ आ जाएगा आपको। एक ये सपोज इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और ये मान लो फाइनल पोजीशन है। लिख सकते हैं ना? ये इनिशियल पोजीशन हो गया और ये क्या है? फाइनल पोजीशन। यहां तक समझ आ रहा है? तो अब देखो कि भाई इनिशियल पोजीशन आर आई ऐसा लिखा जाएगा और फाइनल पोजीशन ऐसा लिखा जाएगा। लिख सकते ना? अरे लिख सकते कि नहीं? तो इनिशियल टू फाइनल जो वेक्टर कनेक्ट हो रहा होगा वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। यही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ना? लिख सकते? मतलब अगर ये कंफ्यूजन है कि ये क्यों लिखा है तो समझिएगा। यहां तक समझ आ रहा है? अब ट्रायंगल लॉ देखिए, लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से मिलेगा, तो फर्स्ट के हेड टेल को दूसरे के हेड से मिलाओगे तो रिजल्टेंट मिलता है। मतलब दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो लिख सकते हैं आ रहे सिर्फ आ रही है डिस्प्लेसमेंट है। लिख सकते हैं ना? तो दिस प्लस दिस मतलब लिख सकते? तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? लिख सकते? कोई दिक्कत है किसी को इसमें? तो यहां तक डॉट प्रोडक्ट की कहानी है। तो अगली क्लास में फिर डॉट प्रोडक्ट के कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर के फिर मैं क्रॉस समझा दूंगा आपको। ठीक है, हो जाएगा ना? तो कर लीजिए, इसको लिखना है कुछ तो एक पॉइंट कुछ लिख लीजिए। ठीक है, चलिए।